Welcome to the Money IQ, where we work to improve your money IQ. ये तज्जिया डीप मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर किया गया है। आज हम जिस केस पर बात करने वाले हैं ना, वो वाकई किसी बिजनेस थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। असल में बाहर से देखने में तो आमतौर पर यही लगता है कि टेक्सटाइल मिल्स एक चलती हुई मशीन की तरह हैं। हाँ, जहाँ कच्चा माल डालो और दूसरी तरफ से मुनाफा निकलता है। एग्जैक्टली लेकिन अंदर कितना खौफनाक तूफान चल रहा होता है, इसका अंदाज़ा सिर्फ उनके मालियाती नंबर्स की गहराई में उतर कर ही लगाया जा सकता है। अच्छा, तसव्वुर करें कि एक वक्त आता है जब एक चलती हुई फैक्ट्री अचानक अपनी आधी लेबर को फारिग कर दे, उनकी आमदनी तकरीबन आधी रह जाए। तो आमतौर पर यही सोचा जाएगा ना कि ये कंपनी अब डूबने वाली है। वाकई, लेकिन इन्हीं बदतरीन हालात में वही कंपनी अपना खालिस मुनाफा यानी बॉटम लाइन को 3 गुना बढ़ा लेती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आज हमारी इस डीप डाइव का मकसद यही समझना है कि आलमी बुहरान और महंगाई के दरमियान सर्वाइवल की जंग कैसे लड़ी जाती है। और इसीलिए हम सिर्फ सतह पर मौजूद नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में खोलते हैं। आज हमारी इस डीप डाइव का मरकज अहमद हसन टेक्सटाइल मिल्स है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज में AHTM के नाम से जानते हैं। हाँ, 1989 में ये फैक्ट्री कायम हुई थी। बुनियादी बिजनेस इनका सूत यानी यान और कपड़ा बनाना और बेचना है। साथ ही कॉटन जिनिंग का काम भी करते हैं। लेकिन जो चीज सबसे पहले मेरी तवज्जो खींचती है वो इनकी शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर है। जून 2024 तक इनके तकरीबन 8.5 मिलियन शेयर्स थे। अच्छा, के करीब हिस्सा है, बाकी NIT वगैरह के पास है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब मैनेजमेंट के पास इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग होती है तो उनका अपना फायदा और नुकसान कंपनी के साथ सीधा जुड़ा होता है, जिसे बिजनेस की जबान में स्किन इन द गेम कहते हैं। सही कह रही हो ना? बिल्कुल। फैसले बहुत तेजी से होते हैं क्योंकि उन्हें किसी बाहरी बोर्ड से लंबी मंजूरियां नहीं लेनी पड़ती। और यही तेजी हमें 2020 के उस खौफनाक साल में नजर आई जब कोविड की वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई थी। ओ बाप रे, 2020 का झटका तो वाकई तारीखी था। हकाइक को देखें तो लॉकडाउन्स की वजह से HEM की टॉप लाइन यानी टोटल सेल्स या आमदनी में अचानक 48% की बड़ी कमी आई। आमदनी तकरीबन आधी रह गई थी इनकी। हाँ, और इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी फैक्ट्री की मशीनों को चलाने की जो सलाहियत होती है वो 72% से गिरकर 86% पर आ गई। लेकिन यहाँ वो हैरत अंगेज टर्निंग पॉइंट आता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। खालिस मुनाफा बढ़ गया था इनका। एग्जैक्टली आमदनी आधी रह जाने के बावजूद उनका नेट प्रॉफिट यानी सब खर्चे निकालकर जो मुनाफा बचता है वो 180% बढ़ गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता पढ़ने में? अजीब तो लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरा इकोनॉमिक्स और लीन मैनेजमेंट का बेहतरीन इस्तेमाल है। वो कैसे? देखें, जब बुरहान के वक्त आमदनी गिरना शुरू होती है तो बिजनेस के पास आमदनी बढ़ाने का कंट्रोल नहीं होता जी, क्योंकि मार्केट बंद होती है। सही बात है। तो उनके हाथ में सिर्फ एक कंट्रोल होता है और वो है अपने खर्चे कम करना। HTM ने अपने खर्चों पर बेरहमी से कंची चलाई थी। और वो कच्ची किस कदर तेज थी ये लेबर के नंबर से वाजे होता है। उन्होंने अचानक अपनी वर्कफोर्स को 645 एम्प्लॉइज से काटकर सिर्फ 314 कर दिया। सीधा सीधा आधी लेबर निकाल दी। हाँ ना। इसके अलावा चूंकि डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स रुक गई थी तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी 70% तक गिर गया। फाइनेंस कॉस्ट भी 65% कम हो गई। बिल्कुल। मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि ये बिल्कुल एक डूबते हुए जहाज जैसा मंजर था। जहाज को डूबने से बचाने के लिए कप्तान ने वजन कम करने की खातिर आधा सामान और आधे मुसाफिर समुंदर में फेंक दिए। ये एनोलॉजी काफी अच्छी है वैसे। लेकिन मैं यहाँ इस स्ट्रेटजी पर ना थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। क्या तवील मुद्दत में आधी लेबर निकाल देना वाकई कामयाबी हो सकती है? ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि जब अचानक मार्केट खुलेगी और डिमांड आएगी तो क्या आधी लेबर के साथ फैक्ट्री अपनी पूरी सलाहियत पर चल पाएगी? ये आपने बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट उठाया है। शॉर्ट टर्म में तो ये बिल्कुल सर्वाइवल का ही मसला था। अगर वो वजन कम ना करते तो पूरा जहाज ही डूब जाता और बाकी बचने वाले लोग भी फारिग हो जाते। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए काबिले अमल नहीं था
और यही वजह है कि 2021 में जब कोविड की पाबंदियां थोड़ी नरम हुई और ऑर्डर्स आना शुरू हुए, तो उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया। दोबारा भर्तियां शुरू कर दी। बिल्कुल, उनकी लेबर फोर्स दोबारा बढ़कर 336 हो गई। आमदनी में थोड़ा इजाफा हुआ और खालिस मुनाफा मजीद बढ़ गया। यानी उन्होंने बिल्कुल थर्मामीटर की तरह मार्केट की गर्मी को नापा। और उसके मुताबिक अपने साइज को एडजस्ट कर लिया। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहाज डूबने से तो बच गया था, लेकिन 2022 में तूफान ने अचानक अपना रुख बदल लिया। और शक्ल भी बदल ली थी। हाँ, 2022 का साल पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल एक शुगर रश की तरह था। जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा मीठा खिला दें तो वो अचानक तेज भागने लगते हैं, लगता है एनर्जी आ गई है, लेकिन असल में वो एक गलत फहमी होती है। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। वो ऐसी हालत थी जहां सब कुछ बाहर से अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर एक और बहरान पल रहा था। तो चलिए इस शुगर रश को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वो शुगर रश दरअसल पाकिस्तानी रुपए की कीमत में होने वाली गिरावट थी। सही। 2022 में AHTM की नेट सेल्स में तकरीबन 46% का जबरदस्त इजाफा हुआ। इनकी टोटल सेल्स का तकरीबन 68% हिस्सा एक्सपोर्ट्स पर मुश्तमिल था। जब डॉलर महंगा होता है तो बाहर से आने वाली पेमेंट्स रुपए में अचानक बहुत बड़ी लगने लगती हैं। ये महंगाई का शदीद हैंगओवर। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये हैंगओवर आलमी हालात और महंगाई का नतीजा था। हाँ, क्योंकि कच्चा माल भी तो महंगा हो रहा था ना। बिल्कुल। HTM की कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी चीजें बनाने की कीमत तकरीबन 48% बढ़ गई थी। बिजली और इन्फ्लेशन आसमान पर थे। लेकिन इससे भी बड़ा तूफान उनकी फाइनेंस कॉस्ट में आने वाला 90% का इजाफा था। सुनने वालों को यहाँ बताती चलूं कि फाइनेंस कॉस्ट दरअसल उस उधार पर लगने वाला सूद है जो फैक्ट्री ने बैंकों से ले रखा होता है, कच्चा सूट खरीदने और ऑपरेशंस चलाने के लिए। सही कहा। और ये सीधा जुड़ता है मुल्क के डिस्काउंट रेट के साथ। यानी अगर स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है महंगाई को रोकने के लिए, तो ये ऐसी बात है जैसे आप गाड़ी चला रहे हों और पीछे से कोई पेट्रोल की कीमत दोगुना कर दे। अचानक से पूरी इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाता है और नतीजा ये निकला कि 2023 और 24 में हालात ने उन्हें दीवार से लगा दिया। 2023 में आलमी सतह पर रिसेशन भी तो आ गया था। हाँ, ग्लोबल रिसेशन की वजह से बाहर के मुल्कों ने कपड़ा खरीदना कम कर दिया। ATTM की टॉप लाइन 22% गिर गई। लेकिन 2024 का साल तो मजीद सख्त निकला इनके लिए। इनकी एक्सपोर्ट्स गिरकर सिर्फ 34% रह गईं। कच्चा सूत और एनर्जी टैरिफ्स इतने बढ़ चुके थे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरकर सिर्फ 0.6% पर आ गया। ये मार्जिन बहुत खतरनाक सतह पर था। मतलब इस मार्जिन पर गौर करें जरा। अगर कंपनी 100 रुपए की कोई चीज बेचती है तो सारी मेहनत, मशीनें चलाने और लेबर को पैसे देने के बाद उनके पास सिर्फ 4 रुपए 7 पैसे बचते हैं। और उसमें से उन्होंने बैंक को वो उधार वाला इंटरेस्ट भी देना है, जो कि 52% मजीद बढ़ चुका था। सच्चा हैंगओवर। नतीजा ये निकला कि 2024 में खालिस मुनाफा 56% गिर गया, सिर्फ 40 मिलियन रुपीस रह गया था। अब यहाँ आप सोचें कि जब उधार आसमान पर हो, आलमी मार्केट सामान ना खरीद रही हो और बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर हों, तो एक कंपनी आखिर करे क्या? सही बात है, ये एक डेड एंड लगता है। और यही वो क्रॉस रोड था जहाँ AHTM ने 2025 में अपनी पूरी गेम चेंज कर दी। हाँ, यहाँ से उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का अगला दौर शुरू होता है। जब एक्सपोर्ट्स लगातार कम हो रही थीं, तो उन्होंने अपना फोकस ही बदल दिया। उन्होंने लोकल मार्केट पर फोकस किया। और इसका असर बहुत बड़ा था। सुनने वालों को शायद हैरत होगी कि 2025 में इनकी टोटल सेल्स का 90% हिस्सा सिर्फ लोकल मार्केट पर आ गया। ये वाकई कोई आम बात नहीं थी। एक कंपनी जो पहले अपनी आमदनी का 60-70% एक्सपोर्ट से ला रही हो, उसका अचानक 90% लोकल पर आ जाना एक बहुत शदीद शिफ्ट है। लेकिन इस शिफ्ट ने काम किया। उनकी नेट सेल्स 10% बढ़कर 5600 मिलियन रुपीस तक आ गईं। सिर्फ मार्केट शिफ्ट करने से इनका बुनियादी मसला हल नहीं हो सकता था। इन्हें एनर्जी कॉस्ट्स को शिकस्त देनी थी। ओह हाँ, और इसके लिए उन्होंने बड़ा दिलचस्प कदम उठाया। उन्होंने फैक्ट्री में 932 किलोवाट का नया सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया, जिसके बाद इनकी टोटल सोलर कैपेसिटी 2776 किलोवाट हो गई।
यानी खुद ही अपनी बिजली पैदा करनी शुरू कर दी Yes. बड़ी सतह पर। नतीजा ये निकला कि इनका नेट प्रॉफिट दोबारा 131% बढ़ गया और 94 मिलियन रुपए पर आ गया। ये फिगर्स काफी इंप्रेसिव हैं। लेकिन तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मैं आपसे वही सवाल दोहराती हूँ जो किसी के जहन में आएगा। एक कंपनी जो दुनिया भर में सामान बेच रही थी, उसका अचानक महसूस करके सिर्फ लोकल मार्केट तक महदूद हो जाना, क्या हम इसे वाकई कामयाबी माने या ये मजबूरी में डाला गया हथियार है, यानी एक रिट्रीट है? असल में बिजनेस हिस्ट्री में इस सवाल पर बड़ी बहस होती है। रिवायती सोच में तो यही लगता है कि ये पीछे हटना है, लेकिन जदीद इकोनॉमिक्स में असल कामयाबी अडेप्टेबिलिटी होती है। यानी हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेना। एग्जैक्टली। जिद पर कायम रहने से बिजनेस डूब जाता है। यहाँ ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। फैक्ट्री में अगर मशीनें बंद पड़ी हैं तो वो उल्टा नुकसान कर रही हैं, क्योंकि आप इनकी मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन का बोझ तो उठा ही रहे हैं ना। हाँ, वो चार्ज तो लग ही रहा है। 2023 में उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 8% थी, लेकिन लोकल मार्केट में आने के बाद जब डिमांड आई तो उन्होंने अपनी बंद मशीनों को दोबारा चलाया। ये सलाहियत 77% पर आ गई। इसे आप आसान लफ्जों में टैक्टिकल रिट्रीट कह सकती हैं। अच्छा। यानी जब ग्लोबल हालात कंट्रोल में नहीं थे तो जो इनके हाथ में था, इन्होंने वही कंट्रोल किया। बिल्कुल, बिजली के कॉस्ट और लोकल मार्केट की डिमांड। ये वाकई कमाल का मूव था। मतलब बाहर तूफान है तो जिद मत करो, दरवाजे बंद करो और घर के अंदर जितना काम हो सकता है शुरू कर दो। सही मिसाल दी आपने। उससे तो लगता है कि तूफान वापस आ गया है। हाँ, दुनिया भर की सियासत और ट्रेड वॉर्स ने दोबारा दरवाजे पर आकर दस्तक दी है। AHM की नेट सेल्स इन नए साल के पहले निस्फ में, यानी HFI 26 में दोबारा 19% गिर गई हैं। ये दस्तक थोड़ी मुख्तलिफ थी इस बार। वाकई ये पूरा सिलसिला ना अचानक एक तेज वीडियो गेम खेलने जैसा महसूस होता है। जैसे ही खिलाड़ी एक मुश्किल लेवल पार करता है और उफ चैन की सांस लेता है कि उफ जान छूटी, अचानक गेम के रूल्स बदल जाते हैं और नए विलन्स आ जाते हैं। और इस बार विलेन आलमी सियासत थी। हाँ, अजीम जियोपॉलिटिकल चेंज आया। यूनाइटेड स्टेट्स ने अचानक इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर लगने वाले टैरिफ यानी टैक्स को 50% से गिराकर सीधा 18% कर दिया। एक ही रात में टैक्स इतना कम हो गया। तसव्वुर करें ना, जिस प्रोडक्ट पर कल तक 50 रुपए टैक्स लगता था, अब उस पर सिर्फ 18 रुपए लग रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का कपड़ा अचानक सस्ता हो गया और इसने पाकिस्तानी टेक्सटाइल समेत AHTM पर शदीद प्रेशर डाला। क्योंकि हमारा डायरेक्ट मुकाबला उन्हीं के साथ है ग्लोबली। इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि AHTM ने इस नए झटके को बर्दाश्त कैसे किया। और वाकई हैरत की बात तो ये है कि इस 6 महीने में आमदनी गिरने के बावजूद उनका खालिस मुनाफा तकरीबन 108% बढ़ गया। मतलब दोबारा वही मैजिक, आमदनी गिर रही है मगर मुनाफा बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन इस बार इनको बचाने में उनकी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ साथ सरकारी पॉलिसीज ने बड़ा किरदार अदा किया। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में 4 रुपए पर यूनिट कमी आई। और उसके अलावा व्हीलिंग चार्जेस में भी तो कमी की गई थी ना। बिल्कुल, जो पहले 9 रुपए पर यूनिट थे वो अचानक काफी कम हो गए। यहाँ व्हीलिंग चार्जेस को समझना काफी अहम है। जब बड़ी फैक्ट्रीज सस्ती प्राइवेट या सोलर बिजली खरीदती हैं तो उसे फैक्ट्री तक लाने के लिए सरकारी तारों यानी नेशनल ग्रिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन तारों का जो किराया होता है उसे व्हीलिंग चार्जेस कहते हैं। सही। एग्जैक्टली। हुकूमत ने इंडस्ट्रीज का मुतालबा मानते हुए इन चार्जेस को कम किया। इसके साथ एक और बोझ जिसे क्रॉस सब्सिडी कहते हैं, उसे भी खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। ये क्रॉस सब्सिडी दरअसल क्या है, थोड़ा आसान लफ्जों में बताएं। देखें, ये एक पॉलिसी थी जहां इंडस्ट्रीज से बिजली का डबल पैसा लिया जाता था ताकि अवाम को यानी घरेलू सार्फिन को सस्ती बिजली मिल सके। जब उनको इन चार्जेस से निजात मिली और डिस्काउंट रेट भी नीचे आया तो AHTM के उधार की किस्तें सस्ती हो गई, जिसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ा। और इन तमाम हालात से सबक सीखते हुए उनके फ्यूचर प्लान्स भी बहुत इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। वो अब मजीद इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, वो अब नए हाई स्पीड लूम्स में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी जदीद मशीनें जो बिजली कम खाती हैं और कपड़ा तेजी से बुनती हैं। इसके अलावा अपना सोलर एनर्जी नेटवर्क भी मजीद फैलाएंगे। इन्होंने सरवाइव करने का, आने वाले कल का डिफेंस तैयार कर लिया है। इनका ये सफर इस बात का सबूत है कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का नाम नहीं है।
बल्कि हालात की नब्ज पर हाथ रखने का नाम है। जो कंपनी मार्केट रियलिटी के मुताबिक फैसले बदलने की लचक रखती है, वो किसी भी बहरान से निकल सकती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस पूरी डीप डाइव के बाद जहां हमने 2020 की तबाही से लेकर 2026 की टैरिफ्स वॉर तक का सफर तय किया, मैं आप सुनने वालों को एक आखिरी मगर गहराई में सोचने वाली बात पर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। जरूर। एक ऐसी कंपनी जो गुजरे 6 सालों से लगातार सरवाइव करने के लिए लड़ रही है, कभी वो जिंदा रहने के लिए आधी लेबर फारिग कर देती है, कभी आलमी मार्केट छोड़कर सिर्फ लोकल मार्केट तक महदूद हो जाती है। और कभी जरूरत की पूरी बिजली खुद पैदा करने पर मजबूर हो जाती है। हाँ, तो क्या अब वो टेक्निकल सतह पर वाकई सिर्फ एक टेक्सटाइल कंपनी रह गई है, या फिर हालात के थप्पड़ों ने उसे एक एनर्जी एफिशिएंट सर्वाइवल इंजन में तब्दील कर दिया है, जिसका बुनियादी काम कपड़ा बुनना नहीं बल्कि अपनी बका के लिए मुसलसल मुतहर्रिक रहना है। ये पॉइंट सोचने वाला है वाकई। और इससे ये अहम सवाल भी बनता है कि किसी भी बिजनेस को बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग की आखिर एक हद तो होती है ना। हाँ, कितने ही मुलाजमीन और कितनी बिजली बचा लेंगे आप। एग्जैक्टली। जब मजीद कट करने के लिए कोई खर्चा बचेगा ही नहीं, तो फिर ऑर्गेनिकली ग्रो करने का रास्ता क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म में सोचने की जरूरत है। वाकई ये एक ऐसी सतह है यहाँ इकोनॉमिक्स, सर्वाइवल की साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग सब आपस में जुड़ जाते हैं। और हमारे नाजरीन इस पर क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि नाजरीन कमेंट्स में आकर हमें ऐसे मजीद टॉपिक्स या उन कंपनीज के नाम जरूर सजेस्ट करें जिन पर वो ऐसी डिटेल में रिसर्च बेस्ड डीप डाइव्स देखना चाहते हैं। आप सब की राय से ही शो को मजीद बामकसद बनाया जा सकता है। Press the bell icon to follow for future updates and like and subscribe our channel. अपना बहुत ख्याल रखिए। Like and subscribe.